हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल ही आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है उसका डेट शेड्यूल निकाला गया है, जिसमें मात्र 1 महीना बचा है। 11 और 12 तारीख को अपनी एग्ज़ाम होने वाली है अक्टूबर में। तो जल्दी से जल्दी अपने को ये सिलेबस कवर करना है और इसीलिए मैं डेली आपके लिए टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक अपना हुआ है बायोलॉजी टेक्निक का है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कि जो चयनित सेंट्रीफ्यूगेशन में उपकोशिकीय संरचनाओं के सेडिमेंटेशन का सही क्रम क्या होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रम का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, इसलिए अपने को थोड़ा सा इसमें यह ध्यान होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में दे रखा है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक और राइबोसोम। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, लाइसोसोम, राइबोसोम दे रखा है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आता है, अपने नाभिक आता है। सबसे पहले तो क्या आता है, इसमें नाभिक आता है। नाभिक के बाद में अपना क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बाद में लाइसोसोम और उसके पश्चात क्या आता है, राइबोसोम आता है। तो देखिए, जो सी ऑप्शन है ना, इसमें देखिए अपने सी ऑप्शन में अपने साफ दिख रहे हैं कि नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और राइबोसोम है। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन है ना, वह अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने थोड़ा सा स्क्रीन को बढ़ा लेते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, ये लीजिए। अब चर्चा करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे वाइटल स्टेन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ऑप्शन जेनस ग्रीन बी, न्यूट्रल रेड, मिथाइलिन ब्लू और उपयुक्त सभी। तो वाइटल स्टेन से संबंधित है माने जाते हैं। जेनस ग्रीन बी भी संबंधित है, न्यूट्रल रेड भी संबंधित होता है और मिथाइलिन ब्लू भी इसी से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी जो होगा इसके अंदर क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद में देखिए, अपना जो 3rd क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति को किसके द्वारा स्टेन किया जाता है। सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति होती है उसको किसके द्वारा स्टेन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, जिंक क्लोराइड, सेकेंड फ्लोरो ग्लूसिनोल, 3rd मिथाइल ब्लू और 4 दे रखा है सूडान 4। तो सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति होती है ना, उसको स्टेन करने के लिए काम में लिया जाता है जिंक क्लोराइड को काम में लिया जाता है। जिंक क्लोराइड जो होता है उसे अपन यहाँ पर काम में लेते हैं। ये अपने को ज़रूर से ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा एक जीवित कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अन्य कोशिकांगों से अलग हल्के सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहचानी जा सकती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अन्य कोशिकांगों से अलग पहचानी जा सकती है। तो किसके द्वारा ये क्रिया हो सकती है। ऑप्शन कॉटन ब्लू, ओस्मिक अम्ल, जेनस ग्रीन बी या लेड सिट्रेट। तो इसके लिए अपन काम में लेते हैं जेनस ग्रीन बी। सी ऑप्शन जो होगा वह इसके अंदर राइट होगा। इसके बाद में देखिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने दे रखा है, दिख रहा होगा आपको कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया का जैव रासायनिक विश्लेषण करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी।
दोस्तों ये टॉपिक ऐसा ही है, इससे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी कोशिकांग का अपने को विश्लेषण करना हो या अभिरंजित करना हो कोशिकाओं को तो क्या काम में लिया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जैव रासायनिक विश्लेषण करना हो तो सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, कोशिका को ग्राइंड किया जाए और मिश्रण को छान के डेब्रीज ले ली जाए। बी है, माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करने के लिए कोशिकाओं का सेल फ्रैक्शन किया जाए। सी, ऐसी कोशिकाओं का चुनाव किया जाए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में हो। और डी, कोशिका का प्लाज्मोलाइज कर छान ले और बचे हुए डेब्रीज को ले लिया जाए। देखिए चारों ही ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं, लेकिन ध्यान रखना जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपने को जैव रासायनिक विश्लेषण करना हो तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए कोशिकाओं का अपन क्या करते हैं, सेल फ्रैक्शन, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज की जो क्रिया होती है वह किया जाता है। उसके लिए अपन वह क्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो अपना कौन सा बी ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वह इसके अंदर क्या होगा, राइट होगा, यानी कि बी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 6 नंबर के क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। ट्रेसर तत्व होते हैं, ट्रेसर तत्व। अब जो ट्रेसर तत्व होते हैं वो यहाँ पर कौन से होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स, विटामिन्स, लघु तत्व या दीर्घ तत्व। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना कि जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेसर तत्व के नाम से जानते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर से याद रखना। ट्रेसर तत्व रेडियो आइसोटोप्स से होते हैं। इसके बाद में आगे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ी कर लेते हैं ताकि अच्छे प्रकार से आपको दिखाई दे सके। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों एक बार में कमेंट आ रहे हैं कि सर आप ये टॉपिक करवाइए, आप ये टॉपिक करवाइए, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, विश्वास रखिए एग्ज़ाम से पहले ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसके आपको मोस्ट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होंगे। बस आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए और मेरी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आज तक के जितने भी जो प्रीवियस बायोलॉजी पेपर है वह भी उपलब्ध हो जाएंगे। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए और उसमें मैं पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी। फ्यूलनेज धनात्मक अभिक्रिया कौन सी रचना दर्शाती है? फ्यूलनेज जो धनात्मक है, पॉजिटिव रिएक्शन होती है, वह कौन सी रचना प्रदर्शित करती है? ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक और उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पर, तो बताइए इसके अंदर सही आंसर कौन सा होगा? आप कमेंट्स में बता सकते हैं 4 ऑप्शन में से सही कौन सा होगा। जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया भी सही है, क्लोरोप्लास्ट भी सही है और केंद्रक भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा आइसोटोप्स अरेडियोधर्मी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए ऑप्शन C14, P31, H3 और S35। तो आइसोटोप्स अरेडियोधर्मी अपने से यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कि C14 नहीं होगा, H3 भी नहीं होगा और S35 भी यहाँ पर नहीं होगा। बचा कौन सा अपने को? P31। P जो 31 दे रखा है वह इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो इसका अपन मानेंगे बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए फिर अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 अपने यहाँ पर दे रखा है, उसकी चर्चा करते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन अपने कि गुणसूत्री जो जाल है को निम्न में से किससे स्टेन नहीं किया जा सकता है। एक ये नहीं का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, आजकल एग्जाम में ज़्यादा नहीं के क्वेश्चन आते हैं और हम उसको सही पढ़ते नहीं हैं और जल्दबाजी में वह गलत हो जाता है। तो देखिए, गुणसूत्री जाल को निम्न में से किससे स्टेन नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि गुणसूत्री जो जाल होता है उसको स्टेन करने में हिमेटॉक्सिलिन से भी किया जाता है, कार्मीन से भी किया जाता है और फ्यूजन स्टेन भी काम में लिया जाता है। तो किससे नहीं किया जा सकता है, तो वह कौन सा होगा अपने, बाकी कौन सा बच गया अपने, बी बचा हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपने, बी ऑप्शन जो होगा वह इसके अंदर राइट हो जाएगा। तो ये अपने 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन जो है 10 नंबर क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। जी बिल्कुल, ये देखिए 10 नंबर का जो अपने क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। माइक्रोटोम विकसित किया गया है। अब माइक्रोटोम विकसित किया गया यानी किसके द्वारा यह विकसित किया गया है। ऑप्शन टेलबोट द्वारा, ब्रोजी द्वारा, मर्टेन द्वारा या डब्ल्यू हिस द्वारा। तो यह विकसित किसके द्वारा किया गया है, यह विकसित किया गया अपने मुख्य रूप से डब्ल्यू हिस के द्वारा, यानी कि जो डी ऑप्शन होगा वह क्या होगा इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। HPLC क्या दे रखा है दोस्तों, HPLC का अर्थ क्या होता है। HPLC का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि उच्च प्रयोग तरल क्रोमेटोग्राफी। उच्च तरल यानी कि एच से अपन हाई काम में ले सकते हैं, फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये अपन इसमें देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही इसके अंदर राइट होगा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये सबको आता होगा। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन है वह क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 12 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। ये देखिए 12 नंबर, पराबैंगनी किरणों की उच्च तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं, फ्लोरिसेंट सूक्ष्मदर्शी में, ध्रुवीकरण में, सूक्ष्मदर्शी में यानी कि ध्रुवीकरण सूक्ष्मदर्शी में, पराबैंगनी सूक्ष्मदर्शी में या फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी में। तो ये मुख्य रूप से किस में काम में लेते हैं, तो इसे जो काम में लिया जाता है वह लेते हैं फ्लोरिसेंट जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसके अंदर अपन इसे काम में लेते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बना होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है वह किससे बना हुआ होता है, उस पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है अभिदृश्यक तथा दृश्यक लेंस से, बी ध्रुवीकारक तथा एनालाइजर फिल्टर से, सी विद्युत चुंबकीय लेंस से और डी फ्लोरोक्रोम से। तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी जो बना हुआ होता है दोस्तों वह विद्युत चुंबकीय लेंस के द्वारा अपन मानते हैं कि यह निर्मित होता है। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वह क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। कॉनफोकल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिरूप किसके द्वारा प्रदीप्त होता है।
ऑप्शन फर्स्ट पराबैंगनी किरणों द्वारा, बी लेजर बीम द्वारा, सी इलेक्ट्रॉन बहाव द्वारा और डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन जल्दी से कौन सा सही होगा इसके अंदर, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। ओनली ऑन अपने को यहाँ पर क्या करा रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है, इसलिए फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट, इसका आंसर क्या होगा, लेजर बीम के द्वारा, यानी कि कौन फोकल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिरूप होते हैं वह लेजर बीम द्वारा प्रदीप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, पंद्रह नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। एक माइक्रोमीटर होता है। तो देखिए 10 की पावर -3 m के बराबर, 10 की पावर -6 m के बराबर, 10 की पावर -9 m के बराबर या 10 की पावर -12 m के बराबर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से याद रखना। तो एक माइक्रोमीटर जो बराबर होता है वह किसके बराबर होता है, वो होता है 10 की पावर -6 m के बराबर होता है। ये अपने को ज़रूर से याद में रखना है। तो बी ऑप्शन जो होगा वह इसके अंदर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग नियंत्रण और फोकस के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, विद्युतीय लेंस या चुंबकीय लेंस। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में लेंस का उपयोग नियंत्रण और फोकस के लिए करते हैं वह कौन सा होता है, वह होता है अपने चुंबकीय लेंस। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वह इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। निम्न में से किसका उपयोग स्पिंडल फाइबर्स को देखने के लिए किया जाता है। स्पिंडल फाइबर्स को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट डार्क फील्ड सूक्ष्मदर्शी का, सेकेंड फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी, थर्ड ध्रुवीकरण सूक्ष्मदर्शी और फोर्थ दे रखा है स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है ना दोस्तों, वह किसका उपयोग करते हैं, वह फेज कॉन्ट्रास्ट जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसका उपयोग किया जाता है। यानी जो बी ऑप्शन होगा वह यहाँ पर राइट होगा। 17 क्वेश्चन अपने हो चुके। अब इसके पश्चात देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। थोड़ी सी स्क्रीन को बढ़ा लेते हैं, अब बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो 18 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। निम्न में से किस विधि में वृहद अणु की उपापचय क्रिया को देखने के लिए रेडियोधर्मी अग्रदूत का उपयोग किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी, धनत्व प्रवणता अपकेंद्रण या कोशिका प्रभाजन, ऑटो रेडियोग्राफी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इनमें से कौन सी विधि में वृहद अणु की उपापचय क्रिया को देखने के लिए रेडियोधर्मी अग्रदूत का उपयोग किया जाता है। तो वह ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर। ऑप्शन सबको पता होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये होगा ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर चर्चा करते हैं। माइक्रोस्कोपी, जो माइक्रोस्कोपी के अलावा निम्न में से किस विधि का उपयोग कोशिका के अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी कि माइक्रोस्कोपी का तो उपयोग करते ही हैं कोशिका अध्ययन के लिए, इसके अलावा किसका उपयोग करते हैं। तो ओब्लिट्रेशन, जीवद्रव्य कुंचन, क्रोमेटोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह कौन सा होगा, किसका उपयोग करते हैं अपन उपयोग करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी का, यानी जो डी ऑप्शन होगा वह राइट होगा।
अगला देखिए फिर 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में एक परिपक्व कोशिका की एक स्पष्ट संरचना होती है। तो किसकी होती है? हरित लवक, पेरोक्सिसोम, कोशिका भित्ति या उपरोक्त में से नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। तो देखिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में स्पष्ट संरचना अपन देख सकते हैं, न तो हरित लवक की होती है, न कोशिका भित्ति की होती है, न ही पेरोक्सिसोम की होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन है डी, यानी कि उपरोक्त में से नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये देखिए 21 नंबर का अपना क्वेश्चन। कोशिकीय घटकों के शुद्ध प्रभाज पृथक के लिए पृथक किए जा सकते हैं। कोशिकीय घटकों के शुद्ध प्रभाज पृथक किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन अपने कौन कौन से दे रखे हैं। तो ऑप्शन एक तो क्रोमेटोग्राफी दे रखा है, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिता, एक्सरे डिफ्रैक्शन, भिन्नात्मक अपकेंद्रण, एक ऑटो रेडियोग्राफी, ये यहाँ पर अपने ऑप्शन में दे रखे हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा इनमें से? बिल्कुल सही, जो भिन्नात्मक अपकेंद्रण है, डी ऑप्शन वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक द्वारा मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले कलर प्रोसेसिंग सेंटर की स्थिति को किस टेक्निक के द्वारा बताया गया है? पेट, पीईटी, एनएमआर, सीटी या एक्स किरणें, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ये अपने यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, पीईटी, जो टेक्निक है इसके द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। एक विद्यार्थी अभिनेत्रिका एवं 45 अक्ष अभिदृश्यक लेंस युक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की संरचना का अध्ययन करना चाहता है। उसे वस्तु को किस रंग के प्रकाश से प्रदीप्त करना चाहिए ताकि सर्वोत्तम आवर्धन प्राप्त हो सके या किया जा सके? ऑप्शन नीला, हरा, पीला और लाल। तो इसका सही आंसर होगा नीला। उसको वहाँ पर नीले रंग के प्रकाश से प्रदीप्त करना चाहिए ताकि सर्वोत्तम आवर्धन प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 24 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस खोज के कारण स्वेडबर्ग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज, कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, यानी कि जो चॉइस क्वे का ए ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल राइट होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब चॉइस क्वेश्चन तो आपको करवा दिए। अब इसके बाद में देखिए कुछ और जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको ज़रूर से ध्यान में रखिए। एक अपने यहाँ पर इस जो टेक्निक इन बायोलॉजी है इसके अंदर जो टेक्निक है वह है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक टेक्निक है। कौन सी टेक्निक अपने यहाँ पर? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है। उससे संबंधित अपने से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो इससे ध्यान रखिए कि इस टेक्निक को रूस के एक भौतिक विज्ञ थे जिनका नाम क्या था, एलेक्जेंडर रियूस। क्या नाम था दोस्तों, एलेक्जेंडर रियूस था। इन्होंने 1807 में इसकी खोज की थी। कब खोज की थी, 1807 में। इलेक्ट्रोफोरेसिस की खोज किसने की थी, एलेक्जेंडर रियूस ने की थी। 1807 में यह खोज की थी। इसके बाद में देखिए जो मुख्य रूप से कि जो बहुत सारे जो कोशिकांग वगैरह होते हैं, मेन बातें बताऊंगा आपको। जैसे अगली स्लाइड में अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो बहुत सारे अपन मानते हैं कि जैसे कोशिकांग वगैरह होते हैं तथा मैक्रोमोलिक्यूल्स या दीर्घ अणु होते हैं, उनका जो सेडिमेंट क्रम होता है, सेडिमेंटेशन जो क्रम होता है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, इस क्रम के अंदर सबसे पहले तो क्या आता है अपने, केंद्रक आता है। इस क्रम में सबसे पहले तो क्या आता है अपने, केंद्रक आता है। केंद्रक के बाद में अपन काम में लेते हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केंद्रक के बाद में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पश्चात आता अपने राइबोसोम आता है। राइबोसोम के पश्चात अपन कहेंगे इसके अंदर डीएनए। डीएनए के बाद में एमआरएनए, और एमआरएनए के बाद में जो आता है वह अपना कौन सा होता है, टीआरएनए होता है। तो एक क्रम ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि विभिन्न कोशिकांग तथा दीर्घ अणु का सेडिमेंट क्रम क्या होता है। तो पहले केंद्रक, फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर राइबोसोम होता है, फिर डीएनए होता है अपने, फिर एमआरएनए और फिर टीआरएनए होता है। ये बातें अपने को मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए अपने से पूछा जाए कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है, क्रोमेटोग्राफी, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्रोमेटोग्राफी का। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। क्रोमेटोग्राफी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी क्रोमेटोग्राफी को अपन क्या कहते हैं, वर्ण लेखिकी के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो खोज की थी वह किसके द्वारा की गई थी, माइकल स्वेट के द्वारा। खोज किसने की थी, माइकल स्वेट ने की थी। कब की थी, 1906। माइकल स्वेट के द्वारा ये खोज की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है इस टॉपिक से, इसलिए अपने को यह भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए यह जो टॉपिक है, इससे ज़्यादा अभिरंजन वाले क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, जो कि मैंने मोस्ट क्वेश्चन में आपको करवा दिया है। फिर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे फुल फॉर्म का पूछा जाता है, इसमें एक एलाइजा आता है अपने, क्या आता है, एलाइजा। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो ई फॉर क्या होता है, एंजाइम। ई फॉर क्या होता है, एंजाइम होता है। एल का क्या होता है, लिंकेड। एल का क्या होता है, लिंकेड होता है। फिर आई का इम्यूनो। आई का क्या होता है, इम्यूनो होता है। फिर एस का क्या होता है, सोर्बेंट। एस का क्या होता है दोस्तों, सोर्बेंट होता है। और ए का मतलब क्या होता है, एसे। तो ये फुल फॉर्म अपने को याद रखनी है, एंजाइम, लिंकेड, इम्यूनो, सोर्बेंट, एसे। यह अपने से पूछ सकते हैं। यह कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका उपयोग सॉल्यूशन में एनालाइट की सांद्रता को मेजर्स करने में किया जाता है। और यह सबसे पहली बार अपन मानते हैं डेवलप कब हुई थी, 1970 में अपन मानते हैं पहली बार डेवलप की गई थी। और इसने रेडियो इम्यूनोएशे को रिप्लेसमेंट भी किया था। इस टेक्निक का उपयोग मेडिसिन्स में तथा अनेक उद्योगों में अपन करते हैं। इसके बाद में देखिए कि ये जो टॉपिक है, इससे अपने टेक्निक इन बायोलॉजी से एलाइजा से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताए दिए। अब एलाइजा जो होती है,
इसका उपयोग अगर अपन देखें तो HIV के अंदर कर सकते हैं, लाइम डिजीज़ जो होती है उसके अंदर भी मुख्य रूप से, सिफिलिस में किया जाता है, रोटा वायरस जो होता है उसके अंदर अपन मान सकते हैं टेस्ट में किया जाता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मेन बातें अपने को इसके अंतर्गत ध्यान में रखनी है। वैसे मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आया तो ही लाइक करना है, वरना आपको लाइक नहीं करना है। और आपकी नज़र में जो भी यार दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके पश्चात भी मैं आपको जो मोस्ट क्वेश्चन है वह लगातार अवेलेबल कराता रहूँगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।